पहला चाइल्ड 5वां, दूसरा चाइल्ड 7वां भाव, तीसरा चाइल्ड 9वां भाव, चौथा चाइल्ड 11वां भाव। ये ऑड सप्तांश का हो गया। ठीक है। और जब अगर सप्तांशा की लगन इवन है तब 9th हाउस पहला चाइल्ड होगा। वाह। D3 में जो तीसरा भाव होता है वो आपसे जो इमीडिएट छोटा हो, इमीडिएट आपके बाद जिसकी बर्थ हुई है वो रिप्रेजेंट करता है। ओके। और 11वां भाव जो होता है वो आपसे इमीडिएट पहले पैदा हुआ हो उसको रिप्रेजेंट करता है। सप्तांश की लगन अगर सिर्फ पाप संबंध है, लगन की बात कर रहा हूं, तो उसकी संतान होने की इच्छा ही नहीं होती कि मेरे संतान हो या ना हो। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। दोस्तों, आज का ये डिस्कशन जो एस्ट्रोलॉजी के नॉन बिलीवर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, वो हमेशा कहते हैं अगर एस्ट्रोलॉजी सच है तो हमें ये बताओ कि ट्विंस की कुंडली कैसे डिफरेंट होती है। आज आपको उसी का आंसर मिलेगा कि जो बच्चे लगभग सेम समय पर पैदा हुए हैं कैसे उनकी कुंडली डिफरेंट है। इसका आंसर है डिविजनल चार्ट्स में। तो बहुत ही न्यूआंस्ड और डिटेल डिस्कशन होने वाला है आज का ये, और आपको पता लगेगा कि किस प्रकार ट्विंस की कुंडली डिफरेंट होती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनके प्रीवियस वीडियोज़ को आप बहुत पसंद करते हैं, हमेशा एक डिटेल्ड डिस्कशन ही होता है उनके साथ। मैं स्वागत करना चाहूँगी वीपी गोयल सर का। वीपी सर, वेलकम बैक टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप फिर से आए, और आपका तो हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा वेट करती है। जैसे कमेंट सेक्शन में आता है कि वीपी सर को फिर से बुलाइए, फिर से हमें एक मास्टर क्लास चाहिए। सर, जैसा कि मैंने बताया, आज हम ट्विंस की कुंडली को डिस्कस करने वाले हैं कि दो बच्चे जिनका चार्ट लगभग सेम है, प्लैनेटरी प्लेसमेंट सेम है, फिर भी उनकी लाइफ इतनी डिफरेंट क्यों होती है। तो सर, शुरुआत करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं ट्विंस के चार्ट में जो उनकी लाइफ को इतना डिफरेंट बनाती है। नहीं, है तो हॉरोस्कोप ही है। देखना तो हमारे पास तो हॉरोस्कोप ही है और वर्ग है। अब कुंडली में क्या डिफरेंस होगा? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा एसेंडेंट की डिग्री में फर्क होगा, कुछ चंद्रमा बदल जाएगा, शनि बृहस्पति तो बदलेंगे नहीं। हाँ। क्योंकि मैंने इस पे काम करने से पहले बहुत डॉक्टर्स पे से सलाह करी है। ओके। कि भाई ट्विंस जो होते हैं किस गैप में कितने टाइम डिफरेंस पे ट्विंस हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी कम से कम 3 मिनट का टाइम तो होता है, उससे पहले 1 मिनट के बाद ही आप कहो ट्विंस नहीं। मिनिमम 3 मिनट का टाइम होता है जबकि दूसरी डिलीवरी हो सके, और ये डिफरेंस घंटों तक भी हो सकता है। फिर एक का बर्थ हुआ, दूसरा 1 घंटे बाद भी हो सकता है, 2 घंटे बाद भी हो सकता है। तो उसमें तो खैर बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। बिल्कुल। तो जब अगर 3 मिनट के डिफरेंस की बात आती है तब ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल फिट बैठता है कि भाई इन दोनों के में क्या डिफरेंस हो गया। अब जैसे मेरे ही एक अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं, वो ट्विंस पैदा हुए। उससे जो पहले पैदा हुआ बड़ा भाई जो था, बड़ा जो हुआ, उसकी डेथ विद इन ए वीक हो गई, और वो भैया अभी 80 साल का हो चुका है, 83 साल का, छलांगे मार रहा। मतलब इतने टाइम में ही इतना डिफरेंस आ जाता है क्या? बिल्कुल। अब उसका एग्जैक्ट नहीं पता कितने मिनट का डिफरेंस था, मैं अंदाजा ही मार रहा हूँ 5-6 मिनट का डिफरेंस रहा होगा जी। अब इसमें अगर जब ट्विंस की बात करते हैं, भाई बहन की,
तो उसका चार्ट होता है D3। तब हम D3 देखते हैं। ओके, D3। तो उससे हम जो इमीडिएट आपस में भाई बहन होते हैं, इमीडिएट, एक के बाद एक। दूसरी कंडीशन, एक ही मां के पेट से हुए हों, क्योंकि इसका नाम दिया गया है सहोदर। क्या मतलब है इसका? सहोदर, जो जिन्होंने एक ही उदर शेयर किया हो, एक ही गर्भ, एक ही गर्भ को शेयर किया हो, तो वो तभी कहते हैं भी सेम मदर के। तो तब ये रूल D3 का ये अप्लाई होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो वहां पर हम इसको अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं और इस पे काफी मतलब रिसर्च हुई है। और मैंने ये सरल 7 में D3 में इसको डिस्कस किया है। ट्विंस का 3-4 केस मैंने एस्ट्रोडेटा बैंक से लेकर के, जिसमें कुछ मिनट का, 5 मिनट का डिफरेंस और आधे एक घंटे का डिफरेंस, वो केसेस लेके मैंने डिसाइड किया है, डिस्कस किया है। तो उसमें D3 से ही करते हैं। जब कम डिफरेंस होता है तो D3 भी नहीं बदलता। हाँ, दोनों बच्चों का दृष्टांत भी सेम रहता है, तब भी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके। बिल्कुल दोनों की डिफरेंट लाइफ हो जाएगी। अब इसका मेथड क्या है? D3 में जो तीसरा भाव होता है वो आपसे जो इमीडिएट छोटा हो, इमीडिएट आपके बाद जिसकी बर्थ हुई है, वो रिप्रेजेंट करता है। ओके। और 11वां भाव जो होता है वो आपसे इमीडिएट पहले पैदा हुआ हो, उसको रिप्रेजेंट करता है जी। तो आप जब ट्विंस की बात करेंगे तो हम कहते हैं एक यंगर है, एक एल्डर है। जी बिल्कुल। बहुत से लोग इसमें भी गड़बड़ करते हैं। कैसे? जो पहले गर्भ से बाहर आया वो एल्डर होगा, उसकी बर्थ पहले हुई है। ऑब्वियसली, यस। और जो बाद में आया वो यंगर होगा। अब इसकी अप्रोच क्या है? ज्यादातर हम क्या करेंगे, दोनों से कर सकते हैं हम। D3 कॉमन है, दृष्टांत कॉमन है, तो आप 11वें भाव को लगन बना लो। ओके। तो वो एल्डर की कुंडली बन गई। हाँ, उसका लग्न हो गया वो। मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? एल्डर की कुंडली बन गई। अब उसके सारे एस्पेक्ट वहां से देख लो भाई। प्रोफेशन देख लो, शादी ब्याह देख लो, सेहत देख लो, सब देख लो। तीसरे भाव को लगन बना लो तो वो छोटे की कुंडली हो गई। हाँ। अब उसका देख लो। तो दोनों को आप क्लियरली अलग करके देख सकते हैं। जी। ये इसका मेथड है। ओके। हर भाव को जैसे आप नॉर्मल कुंडली एनालाइज करते हैं उसी तरह से उस D3 को एनालाइज कर लो, तो ब्रॉडली वो आपकी सारी कहानी बता देगा। सर, इसी से मैं ये भी जानना चाहूँगी कि बहुत सी माएँ ऐसे, आपने भी सुना होगा, कहती हैं कि ट्विन्स हैं बट दोनों की एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी है। दोनों, एक बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा है, एक बहुत वीक होगा, बहुत करियर बहुत अलग है, दोनों का लाइफ को लेकर अप्रोच बहुत अलग है। तो ये जो इनका कर्म और भाग्य है, ये कैसे इतना सेपरेट हो रहा है सर, जबकि प्लेसमेंट्स तो काफ़ी सिमिलर हैं? जब हमने आपको मेथड बता दिया तो कुंडली बदल गई ना टोटल। ओके। अब जब 11वें भाव से
लगन बनाई तो उसका 10th हाउस अलग है। सर ये मैं उस केस की बात कर रही हूँ जहाँ पे 3 मिनट का भी गैप नहीं है, मान लीजिए, जहाँ पे D3 भी सेम है। मैं जब भी उसी की बता रहा हूं कि D3 सेम है। 11वां भाव बड़े भाई की कुंडली है, तीसरे भाव को लगन बना लो, वो छोटे की कुंडली है। ओके। तो छोटे के लिए D3 का 12वां भाव कर्म का है और बड़े के लिए 8वां भाव कर्म का है D3 का। विवाह, शादी, एजुकेशन सब बदल गया ना। मैं तो स्ट्रेस देके यही कह रहा हूं कि D3 सेम है, मेक सेंस। तब ये रूल लगाओ। अगर D3 सेम नहीं भी है, मान लीजिए गैप है, एक 4 साल बाद पैदा हुआ है, तब भी ये बनाओ। बड़ा तो है ना पहले आपके पास, तो बड़े की कुंडली का तीसरा भाव लेकर के छोटे की कुंडली बना लो। उससे उसका बर्थ टाइम भी आ जाएगा, कब होगा भाई मेरा छोटा भाई, ये भी पता लग जाए। ये भी हो जाएगा वहां से। मेरे उससे संबंध कैसे रहेंगे, ये भी आ जाएगा। भाई पहले तो बड़ा ही आएगा ना, एल्डर। बिल्कुल। तो एल्डर से हम छोटे की बता सकते हैं। ठीक है। तो यही D3 का मेथड है और यही हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, जबरदस्त आता है। D3 बहुत वर्सेटाइल चार्ट है। अब देखिए कुछ चीजें समझने की है। पराशर जी ने वर्गों को 4 श्रेणी में बांटा है, षड्वर्ग, सप्तवर्ग, दशवर्ग और षोडश वर्ग। तो षड्वर्ग मतलब जिसमें 6 वर्ग उन्होंने यूज किए हैं और कहा है कि कम से कम ये 6 वर्ग जरूर देखने चाहिए, उसके बगैर कुंडली का आप एनालिसिस नहीं कर सकते। उस षड्वर्ग में क्या क्या है? D1, D2। अब लोग कहते हैं भाई D2 से क्या देखना है यार, 15-15 डिग्री का एक एक है, कितना क्या देखेंगे उससे? पराशर जी ने क्यों इंक्लूड किया उसको मेन चार्ट में 6 में? क्योंकि D2 के बगैर आप दशा नहीं बता सकते, ये कोई कवर नहीं करता। D3, D1, D2, D3। D3 आपके करेज को बताता है, साहस को बताता है, आपके भाई बिरादरी को बताता है। इतना इंपॉर्टेंट चार्ट लिया है, जबकि आपके पास अगर करेज ही नहीं है, आप दुनिया में क्या करोगे? D1, D2, D3, उसके बाद लिया D9, क्योंकि वो शाश्वत चार्ट है। ठीक है। D9 के बाद लिया है D12, 5वां चार्ट। जी। D12 आपकी लीनिएज बताता है, ओके। पूर्व जन्म का संबंध। D12 आपकी वंशावली, बुजुर्गों का आशीर्वाद वो है या नहीं है। उसके बाद है D30। ये 6 वर्ग हैं जिनको कहा है जरूर देखना है। D30 क्या है? वो आपको डिसाइड करवाता है कि आपकी बर्थ अच्छी है या बुरी है, रियली कष्टकारी है या नहीं है, आपके काम आराम से हो जाएंगे या आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी।
तो ये 6 वर्ग हैं और इसमें D3 है। इतना इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। बिल्कुल सर, इसी से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये कैसे देख सकते हैं कि किसी जातक की कुंडली में कि उसको ट्विन्स होने की संभावना है, क्या इसके भी कोई प्लेसमेंट्स देख सकते हैं? वो देखा जाता है सप्तांश से। ओके। D3 छोटे भाई बहन और उसका चार्ट है, सप्तांश आपके बच्चों का चार्ट है। और जो ट्विन्स देखते हैं, हमारे पूरे सिस्टम में सिर्फ 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिनके रिप्रेजेंटेशन ट्विन्स है। गैस करूं मैं? गैस करो। मर्क्यूरी। हैं? मर्क्यूरी मरकरी ठीक है। और जुपिटर। जुपिटर। मरकरी और जुपिटर यही 2 ग्रह हैं जो ट्विन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी सप्तांश में चाइल्ड बर्थ के लिए इनका कनेक्शन आएगा तब ट्विन्स होने की संभावना होती है। ओके। और कब कौन सा प्रेगनेंसी ट्विन्स होगी? हाँ। भाई नॉर्मल भी 1 चाइल्ड भी होता है और ट्विन्स भी हो जाते हैं। उसके बाद भी तो ये भी सप्तांश से देखा जाता है। तो सर सप्तांश को भी डिटेल में, मतलब सप्तांश का भी 5th भाव देखेंगे ऐसा, क्योंकि 5th हाउस चिल्ड्रन का होता है। मैं ऐसा सोच रही हूँ एज अ रीडर। देखिए, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस भी यही सोच रही होगी। सप्तांश के लिए 2-3 जगह ऐसा मेंशन किया गया है कि कहीं 5th हाउस बोलते हैं फर्स्ट चाइल्ड, ओके, कहीं 9th हाउस बोलते हैं। 9th भी। और उसमें मेल और फीमेल चार्ट की कि अगर सप्तांश मेल है तो 5th हाउस, सप्तांश फीमेल है तो 9th हाउस। वो फर्स्ट चाइल्ड होगा। इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर सप्तांश में आपकी लगन ऑड साइन है, मेल साइन है, लग्न ऑड साइन है, ऑड साइन है, तो 5वां भाव आपकी फर्स्ट चाइल्ड होगा। ओके। दूसरा चाइल्ड, अब नेक्स्ट थर्ड लेते जाओ, छोटे से छोटा, 5वां, फिर 7वां, फिर 9वां, फिर 11वां। पहला चाइल्ड 5वां, दूसरा चाइल्ड 7वां भाव, तीसरा चाइल्ड 9वां भाव, चौथा चाइल्ड 11वां भाव। ये ऑड सप्तांश का हो गया। ठीक है। और जब अगर सप्तांशा की लगन इवन है तब 9th हाउस पहला चाइल्ड होगा। वाह। दूसरा चाइल्ड अब रिवर्स आ रहा है, दूसरा चाइल्ड 7th होगा, ओके। तीसरा चाइल्ड 5वां होगा, चौथा चाइल्ड 3rd होगा। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से हर चाइल्ड को आप सप्तांश में उस चाइल्ड की लगन मान सकते हैं। ओके, ठीक है। एनालिसिस से जिस चाइल्ड की लगन में राजयोग बन रहे हैं उस लगन से वो चाइल्ड टॉप पे जाएगा, अच्छी तरह से जाएगा। हर चाइल्ड को आप एनालाइज कर सकते हैं वहां से। खैर, हमारा ट्विंस का टॉपिक है, सप्तांश का नहीं था। तो सर इससे फिर लग्न के 5th हाउस और नवांश के 5th हाउस की क्या सिग्निफिकेंस बचती है? क्योंकि नवांश के 5th हाउस, क्योंकि उन्हें भी कहते हैं ना कि 5th हाउस आप अपने बच्चों का देखिए। यार नवांश क्या है? आपका भाग्य, आपकी शादी के बाद का जो चार्ट होता है, आफ्टर लाइफ। किसने कहा है? मतलब लोग जनरली शादी का चार्ट है। हाँ, शादी का ही चार्ट बोल रही हूँ मैं भी। धर्म का चार्ट है। हाँ,
शाश्वत चार्ट है, बीज कुंडली है, सब बोलते हैं नवांश को, ये या सारे वर्ड हैं ये, कि ये हर चीज को दर्शाता है, एक चीज नहीं आप कह सकते, वहां से सब देखो। अब मैंने जो सप्तांश में दिया है, अब चाइल्ड एक अकेले कुंडली को देख करके आप नहीं कर सकते। चाइल्ड को पैदा होने में 2 जनों का रोल होता है, सिर्फ एक का नहीं होता। तो आपके पास अगर एक कुंडली है, मान लीजिए हस्बैंड की, पिताजी की कुंडली है, माँ की कुंडली नहीं है, खैर आप एनालाइज करते हुए कैसे करेंगे? अब सिर्फ पिता के लिए उसकी वाइफ भी तो चाहिए, चाइल्ड के लिए सप्तांश की कुंडली चाहिए, तो उस सप्तांश के उस चाइल्ड को आप नवांश में चेक करेंगे। भाई उसका भी तो योगदान है मैरिज का, बिल्कुल। तो कंफर्मेशन वहां से भी तो आएगी। ओके। आप समझ रहे हैं मेरे ख्याल में कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ। हाँ, कि चाइल्ड को देखने के लिए आप नवांश को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो तभी तो मैंने कहा नवांश तो सब जगह रेफर करते हैं हम, गाड़ी के 2 पहिए हैं ये। तो सर अब हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक चार्ट बनाते हैं। D3 चार्ट मैंने एक बनाया है जो कि हम स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। और ये जो कुंडली है, जैसा कि आपको भी मैंने शेयर की है, ये स्कॉर्पियो है इसका लग्न। D3 का, हाँ, D3 का लग्न स्कॉर्पियो है, और राहु इसके 11th हाउस में है, वीनस मार्स 3rd हाउस में है। ठीक है। नहीं, हम तो आपको मेथड डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं जी कि D3 चार्ट से हम दोनों ट्विंस को अलग अलग कैसे देख सकते हैं, छोटे का बड़े का। जी। तो अब ये कॉमन चार्ट है 2 ट्विंस का, तो छोटे भाई को या छोटी बहन भाई जो भी है उसको देखने के लिए हम तीसरे हाउस को लगन बना लेंगे। ठीक है। तो हमारा लगन मकर राशि हो गया। अब छोटे का कैरेक्टर हम देख रहे हैं, छोटे की सारी चीज हम चेक करना चाह रहे हैं। यस। तो मकर लगन हो गया। पहले लगन को ही एनालाइज करो कि उच्च राशि का मंगल लगन में विराजमान है, वीनस के साथ। वीनस के साथ। और मकर लगन के लिए वीनस योग कारक है, सिंगली योग कारक है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के। उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है। यस। चंद्रमा स्वराशि का है, स्ट्रॉन्ग है। तो छोटे भाई की या छोटी बहन की, यंगर की लगन बहुत बली हो गई, बहुत योग उस गए। अब एक एक चीज हम करते हैं। अब बड़े के लिए 11वें भाव को हमने लगन बना लिया, लगन बनाया। यस। तो विर्गो कन्या लगन हो गई और राहु उसमें विराजमान है। और इस लगन में, ये लगन पाप कर्तरी योग में है। राहु लगन में बैठे हुए हैं, एक तरफ सूर्य हैं नीच राशि के, हाँ, और दूसरी तरफ शनि। बिल्कुल, सूर्य की राशि में। तो जो एल्डर है उसकी लगन बेकार हो गई, कंपैरेटिवली बहुत वीक हो गई, बहुत वो अच्छा नहीं रहा।
तो हम इसको देख करके बताएंगे कि छोटा वाला जो है, छोटी बहन भाई जो भी है, वो जिंदगी में बहुत अच्छा काम करेगा, अच्छी पोजीशन पे जाएगा, बड़ा बंधन में रहेगा या किसी प्रॉब्लम में रहेगा। तो यहां से किस तरह से क्लियर आ गया। यस। अब मान लो हम कोशिश करते हैं कि भाई प्रोफेशन, छोटे का प्रोफेशन के लिए मकर लगन बनी हुई है, 10th हाउस हमने देखा, जी। वहां सूर्य नीच राशि में विराजमान है, लगन बहुत स्ट्रांग है। या ठीक है। अब सूर्य कौन है? अष्टमेश है। बिल्कुल। मकर से अष्टमेश है, और पराशर जी का नियम है कि अष्टमेश का स्वामी अगर नीच राशि में हो तो वो योग कारक होता है, बशर्ते लगन को लग्नेश या वो नीच राशि का ग्रह देख रहा हो। अब यहाँ आधा काम मिल रहा है मेरे को, पर लगन बली है। लगन को देख रहा हो कहने का मतलब पराशर जी का क्या है कि लगन बली होनी चाहिए। अगर वो अष्टमेश नीच राशि में है, लगन बली है, तब वो अच्छा फल देगा। तो एक कंडीशन तो पूरी हो गई हमारी, मतलब काफी हद तक ये कंडीशन पूरी हो रही है। तो जो बड़े का या छोटे का प्रोफेशन है वो राजयोग में है, फर्स्ट क्लास प्रोफेशन में हाई पोजीशन उसको मिलेगी। अब बड़े का देखते हैं, जो कन्या लगन थी, उसके दशम भाव में बुध जुपिटर के साथ बैठे हैं। जुपिटर कौन है? वो चतुर्थेश और सप्तमेश है बिल्कुल। बड़े के लिए। तो ये अच्छा योग इसमें बन रहा है, लग्नेश और केंद्र त्रिकोण। तो प्रोफेशन अपने सुख के साथ होगा, जद्दोजहद नहीं होगी, सुख ही। इवन विद पार्टनरशिप बहुत आराम से मैं अपना काम करूंगा। कितना डिफरेंस आ गया देखिए। छोटे के राजयोग बन रहे हैं, बड़ा अपने खुश है, सुखी है, बिजनेस कर रहा है, अपना काम कर रहा है। तो ये मेथड है दोनों के अलग अलग फल देखने का, और ये एक बहुत बड़ा टूल है कि बर्थ रेक्टिफिकेशन, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। जब किसी की लाइफ में कुछ इवेंट्स हो जाती है तभी आप रेक्टिफिकेशन करें तो ठीक रहता है। तो अब इससे अगर आप रेक्टिफिकेशन करते हो तो दोनों की जिंदगी देख सकते हैं। ओके। कई दफे क्या होता है कि D3 बिल्कुल बॉर्डर केस पे आ जाता है, 10 डिग्री के आसपास। नॉर्मली तो D3 चेंज नहीं होता, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क पड़ता है बर्थ में। तो अगर ये बॉर्डर केस आ जाए तो D3 बहुत अच्छी तरह हम रेक्टिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके। ये भी इसका फायदा है। ठीक। तो मेथड हमने डिमॉन्स्ट्रेट कर लिया कि 2 कुंडली अलग अलग आप बना लो, छोटे की और बड़े की। जब भी कंफ्यूजन हो आपको बहुत क्लियर पिक्चर इससे मिल जाएगी। तो सर, जैसा कि मैंने बात की थी कि हम 9 संतान के योग भी डिस्कस करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में, तो वो कौन से योग होंगे कुंडली में? आई एम श्योर कि मल्टीपल योग्स होंगे जैसा आपने मुझे बताया। नहीं, जो मेरा तो तरीका भाई बिल्कुल स्ट्रेट है कि संतान नहीं होना, ये हम D7 से देखते हैं, सप्तांश से देखा जाता है। तो उसमें सारी चीज कवर हो जाएंगी। बहुतों के होता है टाइमली संतान हो गई,
बहुतों के लेट संतान होती है, बहुतों के संतान ही नहीं होती या एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बड़ा रोल होता है पहला कि सप्तांश की लगन क्या कह रही है। ओके। सप्तांश की लगन अगर सिर्फ पाप संबंध है, लगन की बात कर रहा हूं, तो उसकी संतान होने की इच्छा ही नहीं होती कि मेरे संतान हो या ना हो। इच्छा पे भी तो डिपेंड करता है ना, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें किड्स उन्हें इच्छा नहीं है। हाँ। उसके बाद अगर शुभ संबंध हो तो संतान प्राप्ति की इच्छा होती है। अब वो इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है सप्तांश के लग्नेश पर। ओके। अब लग्नेश यदि शुभ है, शुभ से संबंध है, शुभ है का मतलब मेरा शुभ से संबंध रखता है, चाहे एक संबंध है, दो हो तो बहुत ही अच्छा है, एक शुभ से संबंध भी है, तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब हमने लगन देखी, उसमें था मेरी इच्छा नहीं है, और लग्नेश शुभ के साथ है, शुभ संबंध में है, तो इच्छा पूरी हो जाएगी, मतलब मेरी संतान नहीं होगी। तो ये 9 संतान का योग हो गया। एक है, मान लो इच्छा है, लगन का शुभ संबंध है, पर लग्नेश बुरी तरह से पिटा हुआ है कि इच्छा पूरी नहीं होगी, तो संतान नहीं होगी। पहला चेक। ओके। दूसरा चेक होता है, अब हमने कहा था ऑड अगर लगन होती है तो 5वां भाव पहली संतान है। हाँ। और अगर सप्तांश की इवन लगन होती है तो 9वां भाव फर्स्ट हमारी पहली संतान है। ठीक है, तो हम पहली संतान का भाव देखेंगे, 5वां या 9वां। पहली संतान हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, वहां से हम शुरू करते हैं। संतान ना होना, अब ये हम नवांश के में भी चेक करेंगे उस लॉर्ड को, 5वें या 9वें के स्वामी के लॉर्ड को नवांश में भी चेक करेंगे, सप्तांश में भी चेक करेंगे। अगर उसका संबंध केतु से या और पाप ग्रह, केतु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनसे अगर हो जाता है तो पहली संतान नहीं होगी। ओके। या वो गर्भपात हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, पहली संतान नहीं होगी। और अगर केतु का संबंध आ गया तो वो लास्ट संतान है और वो हुई नहीं। तो एक ये भी 9 संतान का योग ये भी होता है। तो लगन से चेक करेंगे या फिर फर्स्ट चाइल्ड से चेक करेंगे, वहां केतु का संबंध आ गया, खत्म। तो ये हमारे कोई चाइल्ड ना होने की ये पोजीशन होती है। और नॉर्मली क्या होता है कि जब इच्छा है और संतान नहीं हो रही है, लग्नेश बिगड़ा हुआ है, तो वो एडॉप्ट करता है। हाँ। तब एडॉप्ट करता है, इच्छा है तभी तो एडॉप्ट करेगा ना। बिल्कुल। जिसके इच्छा नहीं है और पूरी नहीं हुई, वो एडॉप्ट भी नहीं करेगा। तो ये इसी पे सारा खेल चलता है, D7 पे। ओके। इसी से हम सारी चीज निकाल सकते हैं।
सो आई एम श्योर सर कि जिस इंटेंशन के साथ मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था कि जो आज हमें क्लैरिटी देनी थी ट्विंस के बारे में, जैसा कि मैंने कहा बहुत लोग बात नहीं करते हैं, पर आज हमने एक ऐसे टॉपिक को उठाया एस्ट्रोलॉजी के जो कि बहुत से लोगों को नॉन बिलीवर बनाने में भी हेल्प करता है। वो इस टॉपिक को कोट करते हैं कि अच्छा अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी रियल है तो फिर ट्विंस की लाइफ क्यों डिफरेंट होती है। तो आज सर ने वही एक्सप्लेन किया और सर ये मास्टर क्लास हो गई हमेशा की तरह। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू जी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्या आपको भी ट्विंस के प्लेसमेंट समझ आया, क्या आपकी घर में कोई ट्विंस हैं और आपने अपने चार्ट से अपनी संतान के बारे में क्या सीखा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ, और साथ ही साथ मुझे और भी टॉपिक्स बताइए जो कि आप चाहते हैं कि हम आने वाले पॉडकास्ट में सर के साथ डिस्कस करें। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।